The construction of a building involves many people: architects, designers, engineers, contractors, subcontractors, all working together to meet the needs of the client. अब आप देखें बेटा, आप इन सब ही नामों से वाकिफ़ होंगे कि आर्किटेक्ट क्या होता है, डिज़ाइनर इंजीनियर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है और सब कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, मगर मज़ीद आपको इनकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं पता होगा। तो आज हम इस चैप्टर में यही जानेंगे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में कि ये किस तरीके से काम करते हैं हर प्रोजेक्ट के अंदर। These construction professionals are brought together for a specific construction project and then disbanded once construction is complete. ये सब लोग एक प्रोजेक्ट को करने में एक साथ रहेंगे जब तक कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता। इनफैक्ट आया कि वो प्रोजेक्ट जो है आपका कोई बिल्डिंग हो, कोई रोड हो, कोई ब्रिज हो या कोई हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हो या एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन हो, ये लोग जब तक एक साथ रहेंगे जब तक कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए जिसके लिए इन लोगों को असाइन किया गया था काम। जैसे कि हम देखते हैं आप एज अ डिज़ाइनर इंजीनियर, ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आपने दूसरे प्रोजेक्ट में भी बॉन्डिंग दे दी कि हाँ ठीक है मैं आप लोगों के साथ काम करूँगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये प्रोजेक्ट इनफैक्ट अपनी 90% कंप्लीट सिचुएशन पर ही क्यों ना खड़ा हुआ हो, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को लीव नहीं कर सकते और इसके लिए बाकायदा एक किस्म का बॉन्ड साइन होता है कि अगर आप बीच में से काम छोड़ेंगे तो ये पेनल्टी होगी, इस तरीके से होगा और आपकी अपनी कंपनी का भी नाम ख़राब होगा। ठीक है, आपने नया प्रोजेक्ट पकड़ लिया इन द मीनवाइल, तो आप मैनेज करें और दोनों प्रोजेक्ट्स में उतना ही टाइम दें जितना की ज़रूरत है उधर के लोगों को। ये आप नहीं बोल सकते दिस इज़ नॉट योर प्रोफेशनल वे कि आई एम राइट नाउ बिजी विथ अनदर प्रोजेक्ट तो आई एम क्विट दिस प्रोजेक्ट। नहीं, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता बल्कि स्मूथली रन नहीं हो जाता आप उस टीम का हिस्सा रहेंगे। This chapter provides an introduction to the major high profile role in the construction project team. हम इस चैप्टर में इन्हीं सब लोगों का क्या जानेंगे कि क्या रोल है। हाई प्रोफाइल रोल्स मतलब कि इन लोगों का रोल किस तरीके से होगा हर एक प्रोजेक्ट के अंदर। आया आर्किटेक्चर का, डिज़ाइनर का, इंजीनियर्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का और सब कॉन्ट्रैक्टर्स का क्या रोल होगा। Their responsibility to influence on construction product selection. और कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट सिलेक्शन का मतलब आप समझ जाएं, इसका मतलब हम यहाँ पे ज़्यादातर जो बात करते हैं बेटा बिल्डिंग्स की करते हैं, क्योंकि बिल्डिंग हमारी सबसे ईजीएस्ट एग्जाम्पल होती है और ईच एंड एवरीवन नोज द आउटकम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, आप लोग घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप लोग किसी बिल्डिंग में रह रहे हैं, ठीक है, तो आप सबको पता होता है कि बिल्डिंग किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से इनफैक्ट बनती भी है। इवन कोई बंदा इंजीनियर नहीं भी है लेकिन उसको थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का आइडिया होता है। लेकिन अब मैं बात करूँगी अगर रोड की, रनवेज की, हाईवेज की, तो हम में से अगर इंजीनियर्स भी होंगे उनको भी ये बात ज़्यादातर लोगों को इतनी ज़्यादा याद नहीं आएगी कि अच्छा ठीक है इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, तो नॉर्मल ऑब्जर्वर्स को तो बिल्कुल नहीं पता होता बेटा। तो एज अ नॉर्मल ऑब्जर्वर मैं आपको लेके चलूँगी ताकि आपके कॉन्सेप्ट बन जाए। जब एक दफ़ा इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे तो फिर आप किसी भी किस्म के प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह टैकल कर सकते हैं इन फ्यूचर। सबसे पहले हम बात करके क्लाइंट इज द हायरार्की and the most important key role in this type of projects। ठीक है, अगर आपका क्लाइंट ही नहीं होगा बेटा तो प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट ही तो प्रोजेक्ट लेकर आता है। क्लाइंट बोलता है कि मुझे ये चीज़ बनानी है, ठीक है, जब वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेता है तो वो फिर टीम को यकजा करता है, टीम को मिलाता है, टीम को कंबाइन करवाता है। ठीक है, उसके लिए वो किसकी हेल्प लेता है, क्या करता है, ये सब आपको इंशाल्लाह टाइम टू टाइम में इसी चैप्टर में बताती जाऊंगी। द क्लाइंट इज़ द पर्सन और कंपनी। ठीक है, क्लाइंट एक पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट जो है आपका प्राइवेट भी हो सकता है और गवर्नमेंट भी हो सकता है। ठीक है, आपकी बिल्डिंग जो है वो ज़्यादातर जो होता है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स बहुत कम लोग गवर्नमेंट इस चीज़ में हाथ डालती है, हालांकि गवर्नमेंट को इस चीज़ में भी बेटा रोल देना चाहिए। जैसे कि आप नया पाकिस्तान वगैरह सुन रहे हैं, लेकिन नया पाकिस्तान वगैरह में भी जो बिल्डिंग्स वगैरह बनेगी उसमें जो भी होगा वो प्राइवेट क्लाइंट मर्ज होगा गवर्नमेंट के साथ। टोटली गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है।
तो लेकिन अगर रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, ये वाले सारे जितने भी काम होते हैं ये कौन करवाता है? ये गवर्नमेंट करवाती है। तो इसमें जो क्लाइंट होंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में, ज़्यादातर जो क्लाइंट होंगे वो कौन से होते हैं? वो होते हैं गवर्नमेंट बेस्ड क्लाइंट। लेकिन हमारी जैसे बिल्डिंग्स हो गई, इंस्टीट्यूशंस हो गए, एजुकेशनल इदारे हो गए, या फिर आप समझ लें कॉलेजेस हो गए, स्कूल्स हो गए, इसमें जो होते हैं गवर्नमेंट तो होते हैं मगर प्राइवेट ज़्यादा होते हैं। और बिल्डिंग्स में तो स्पेशली 80 to 90% जो भी काम कर रहा है वो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। The client is the person company for which the building is built. Sorry बेटा. The client will define the aesthetic and functional needs for their building. ठीक है, सबसे पहले अगर क्लाइंट को बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो वो क्या बताएगा कि मुझे किस हवाले से बनानी है, इसकी क्या ज़रूरियात है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं इस वजह से बनाना चाहता हूँ। अगर बेटा आप लोगों को याद हो Construction 1 CT 1 2 3 हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स के नाम से। आप लोगों को ज़्यादातर लोगों को आई गारंटेड के याद नहीं होगा, ठीक है, मैं थोड़ा सा उसमें आपको बता देती हूँ कि हमने उसमें टाइप्स ऑफ बिल्डिंग्स पढ़ा था। कहीं हमारी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कहीं हमारे पास रोड बिल्डिंग्स आ रही हैं, कहीं हमारे पास रेजिडेंशियल बिल्डिंग आ रही है, कहीं कमर्शियल बिल्डिंग आ रही है, कहीं स्कूल्स बिल्डिंग आ रही हैं। तो ये क्या है? ये बेसिकली सारी क्या है? एस्थेटिक एंड फंक्शनल नीड्स। ठीक है, कि आपके क्लाइंट को ये चाहिए किस लिए, वो इसमें करना क्या चाहते हैं। ठीक है, वो इसमें स्कूल बनाना चाहते हैं या वो इसमें कोई सिनेमा हॉल बनाना चाहते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है। They usually rely on experts to select product. Client only get involved because of special requirements such as sustainability और lifetime value cost. अब हमारी एक जगह है बेटा, ठीक है, वहाँ पे आप समझ लें आपके नंबर्स ऑफ स्कूल्स ओपन है उस एरिया में। ठीक है, अब आप वहाँ जाके स्कूल ओपन कर लें और आपका स्कूल चल जाए। ठीक है, हो जाता है ऐसा बहुत सारी जगहों पे, आपने कराची में देखा होगा कि नंबर से जो है वो स्कूल्स बने हुए हैं और हर स्कूल चल रहा है। ठीक है, हर में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसी सिचुएशन नहीं भी होती है। लेकिन उसी एरिया में कोई स्टोर नहीं है, कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, ठीक है, या कोई सॉर्ट ऑफ कह लें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बच्चों को एंटरटेन कर सके। जैसे अपने वो बाहर निकलें, ठीक है, तो उनको बहुत सारे आइटम्स चाहिए स्कूल में, हर ईच एंड एवरीथिंग तो रिक्वायर्ड नहीं होती ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में स्टेशनरी ही रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, बहुत सारे इसमें ये फैसिलिटी नहीं है। तो आपने वहाँ पे स्टेशनरी की एक कहते हैं क्या कहते हैं बड़ी शॉप खोल ली, ठीक है, वहाँ पे उसी बिल्डिंग में आपने जो है क्या कहते हैं एक कैफेटेरिया टाइप खोल लिया बच्चों के लिए, या आप समझ लें उसी बिल्डिंग में आपने कोई और ऐसी एक्टिविटी ऑन कर दी जो कि बच्चे आफ्टर द स्कूल लिविंग उसको एंजॉय कर सके। तो उधर वहाँ पे क्या होगा बेटा, वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्लाइंट हमेशा क्या करता है, एक्सपर्ट से राय लेता है कि मैं इधर क्या बनाऊं, या मैं यहाँ पे क्या चीज़ बनाऊं, स्कूल बिल्डिंग बनाऊं, ठीक है, या कोई मार्केट बनाऊं, कोई ग्रोसरी स्टोर बनाऊं, ठीक है, या सिनेमा हॉल बनाऊं। तो क्लाइंट जो है वो किसी एक्सपर्ट से लेता है इस बारे में राय अपनी, क्योंकि उसको क्या चाहिए, वो पैसा लगा रहा है, क्योंकि क्लाइंट ही पैसा लगा रहा है बेसिकली। इन सब के जितने भी लोगों को पैसा जो पे करेगा वो क्लाइंट करेगा। तो अगर उस प्रोजेक्ट की सस्टेनेबिलिटी नहीं है या लाइफ नहीं है तो वैल्यू और कॉस्ट उसको कैसे रिटर्न बैक होगी। अगर मैं 1 करोड़ लगा के कोई चीज़ बना रही हूँ तो मैं चाहूँगी ना कि मुझे रेवेन्यू कम से कम 2 करोड़ मिले, 3 करोड़ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्लाइंट क्या चाहेगा, क्लाइंट अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट चाहेगा इन प्रोजेक्ट्स के जरिए। वो पागल तो नहीं है ना कि वो प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, वो इसलिए प्रोजेक्ट बना रहा है कि वो लोगों को फैसिलेट करे करे ऊपर से वो अर्न भी करे। हाँ, गवर्नमेंट के मामलात में ये चीज़ अलग हो जाती है। गवर्नमेंट जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स बनाती है वो सिर्फ लोगों की ईज़ के लिए बनाती है, ठीक है, उसको उसके रेवेन्यू से इतना कोई ख़ास कंसर्न नहीं होता है। लेकिन अगेन गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट बनाती है उसमें पैसा किसका लगता है, आवाम का लगता है। मगर अगर एक प्राइवेट क्लाइंट कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो उसमें पैसा टोटली किसका लगता है, क्लाइंट के खुद का पैसा लगता है। ठीक है, वो कहीं से भी वो पैसा लाए करे जो करे, बैंक से ले, ठीक है, कहीं से फंड ले, जो भी करे वो क्लाइंट का अपना पैसा होता है, प्राइवेट क्लाइंट की बात करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट क्लाइंट की आप बात करेंगे बेटा तो गवर्नमेंट क्लाइंट
जो होता है वो पैसा किसका यूज़ करता है, अवाम का पैसा यूज़ करता है, ठीक है। फिर अगेन वो टैक्स लेता है, फिर से वो कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसको उसके रेवेन्यू से यानी कि कुछ भी प्रॉफिट जनरेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अवाम उसको टाइमली टैक्स पे कर रही है, ठीक है, और वो जो है उन्हीं पैसों को इस्तेमाल कर रहा है। मगर क्लाइंट जाहिर सी बात है जो कि अपना पैसा लगाएगा तो वो सोचेगा ना कि मैं इस जगह पे क्या बनाऊं, मैं इस जगह पे कोई सुपर स्टोर बनाऊं, ठीक है, या मैं इस जगह पे कोई मार्केट बनाऊं, या मैं इस जगह पे कोई रेस्टोरेंट ओपन करूं। तो ये टोटली किसका डिसीजन होगा, क्लाइंट का डिसीजन होगा, और क्लाइंट अपना डिसीजन किससे गेट करेगा, थ्रू द एक्सपर्ट्स। ट्रेडिशनली इट इज द आर्किटेक्ट दैट गाइड्स द क्लाइंट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट सिलेक्शन। यहाँ पे बात आ रही है आर्किटेक्ट की, ठीक है, किसी हवाले से मैं बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकती हूँ कि आपने आर्किटेक्ट से मशवरा ले लिया, ठीक है, कि मैं यहाँ क्या बनाऊँ, कैसा बनाऊँ, किस तरीके से बनाऊँ। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हर जगह पे ये नहीं होगा कि आपको आर्किटेक्ट मशवरा देगा। एक उन्होंने बात बोल दी कि बिल्डिंग में ट्रेडिशनली आर्किटेक्ट से मशवरा लेते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की बिल्डिंग बनाई जाएगी, किस किस्म की चीज़ अच्छी रहेगी। अगर कोई कमर्शियल प्रोडक्ट बनाना है तो भी वो आपको आर्किटेक्ट गाइड कर देगा, अगर आपको कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनानी है तो भी आर्किटेक्ट आपको गाइड कर देगा। ये ट्रेडिशनली का मतलब ये है कि आर्किटेक्ट से पूछा जाता है, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट्स में बेटा, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में ओनली, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाटर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर में इसका कोई रोल नहीं है आर्किटेक्ट का। बात आ ही गई है बेटा आर्किटेक्ट की, तो मैं आपको आर्किटेक्ट के भी पोर्टफोलियो और प्रोफाइल बताऊंगी, लेकिन पहले सबसे पहले हम जान लें कि स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स को आप जान लें। आर्किटेक्ट का वर्ड हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट से। अब हम बिल्डिंग बनाएं या कोई भी स्ट्रक्चर बनाएं XYZ, हमें किससे को इन्वॉल्व करना ज़रूरी होता है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स को। हम अपनी उसकी कंसल्टेंसी लेते हैं ना, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर्स हमारे क्या होते हैं, हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं बेसिकली। वो हमें बताते हैं कि हमें क्या हुआ है, हमें उसी के हिसाब से वो क्योर करते हैं। इसी तरीके से अगर क्लाइंट कुछ जानना चाहता है, ठीक है, या किसी चीज़ में असिस्टेंस उसको चाहिए, तो वो किसके पास जाता है, सबसे पहले स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स के पास। There are specialist consultant for an area of subject, sustainability, acoustic, fire, security, to name just a few. Most will not get involved in product selection, but do write the overall performance specification, which indicates the performance criteria obtained by the chosen product. इसमें बेटा इस पैरा में आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि क्लाइंट जो है वो स्पेशल कंसल्टेंट्स के पास जाके उनकी एक्सपर्टीज़ गेट कर सकता है, मगर ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो अगर उसे नहीं भी राय लेता, ठीक है, वो ऑलरेडी सोच के गया हुआ है कि भाई मुझे यहाँ पे बिल्डिंग ही बनानी है, मुझे यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग ही बनानी है, या मुझे यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग ही बनानी है, आया तो वो शॉपिंग मॉल हो या रेस्टोरेंट हो, ठीक है, या कोई, अब तब स्कूल्स को और हॉस्पिटल्स को भी एक कमर्शियल बिल्डिंग में ले सकते हैं, मगर हॉस्पिटैलिटी एंड स्कूल बिल्डिंग्स का एक अलग क्लासिफिकेशन है बिल्डिंग्स में। मगर आजकल के जो हालात हैं, आप इनको भी कमर्शियल बिल्डिंग्स में रखिए। तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल बनाना है, ठीक है, वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानता है, क्लाइंट ने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब कंसल्टेंट का काम क्या होगा, वो फिर भी कंसल्टेंट को हायर करेगा पहली फुर्सत में, यानी कि अभी उसने कोई कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, उसने सिर्फ सोचा है कि मुझे इस XYZ लोकेशन पे ये XYZ प्रोजेक्ट को बिल्ड करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही टेक द स्पेशल कंसल्टेंट। वो क्यों बेटा, क्योंकि कंसल्टेंट जो होगा वो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखेगा, ठीक है, कि ये बिल्डिंग किस तरीके से इनिशिएट होगी, इसमें कौन कौन लोग काम करेंगे, कौन कौन लोग होंगे, कौन कौन सी कंपनीज होंगी, वो उसमें चेक एंड बैलेंस रखेगा। उसमें जो है क्या कहते हैं, हर किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कहीं आग ना लग जाए, ठीक है, कहीं किसी किस्म का कोई वाइब्रेशन ना आए, ठीक है, कोई आवाज़ की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। आप समझ लें, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, और आपका मेन रोड है, मेन रोड से मुराद ये है कि आप समझ लें आपका ब्रिज भी है, ठीक है, आपका हैवी ट्रैफिक भी जा रहा है, आपका नॉर्मल ट्रैफिक भी जा रहा है। तो आप बताएं वहाँ पे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स जो होगा वो इस चीज़ को टॉलरेट करेगा, ठीक है, तो उसको क्या करना होगा, उसको वहाँ पे साउंड प्रूविंग, अकॉस्टिक, आप समझते हैं ना, कंस्ट्रक्शन टू
पता नहीं अब आप लोगों को याद हो नहीं हो, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स हुए थे और मुझे ज़्यादातर बच्चों का फीडबैक आया था कि मैडम हमने लेक्चर्स नहीं लिए हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है, आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं, लेक्चर्स सुनने हैं और असाइनमेंट्स को जमा कराना है, क्योंकि आपकी हर प्रोजेक्ट, हर सब्जेक्ट की जो है वो असेसिबिलिटी, ठीक है, जो भी है वो असाइनमेंट बेसिस पर ही होगी, ना अटेंडेंस है ना क्लास बिहेवियर है, ठीक है, कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है। जो भी आपके सेशनल टोटली आपके होंगे वो किस पर होंगे, असाइनमेंट्स पर होंगे, और वो प्रैक्टिकल वर्क जो मैं आपको देती हूँ उसकी होंगे, ठीक है। अब आप समझ लें बेटा, इसमें तो प्रैक्टिकल वर्क है ही नहीं टोटली, हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो सिर्फ ओनली थ्योरी है, तो इसमें तो आपको लाजमी असाइनमेंट करने होंगे ताकि आपके सेशनल आ सकें। तो हम कहाँ थे, हाँ ठीक है, बैक टू द टॉपिक। तो उसमें वो क्या करेगा, उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करेगा, ठीक है, और देखेगा कि क्लाइंट जो चाहता था उसको उसी के हिसाब से प्रोडक्ट मिली है, ठीक है। वो चाहता था कि मैं यहाँ पे हॉस्पिटल बनाऊँ, ठीक है, तो उसको हॉस्पिटल उसी हिसाब से मिला है जिस हिसाब से वो चाहता था। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल के अंदर जो है वो आवाज़ आ रही है, ठीक है, कोई सिक्योरिटी का मसला है। ये सारी चीज़ें कौन चेक एंड बैलेंस करेगा, ये सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस करेगा आपका स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट। So a specialist consultant directly influence product choice. It is usually the architect who is responsible for interpreting these requirements. Requirement can present conflicting demand, and the consultant may then advise on the best way to achieve a result that is suggest product. So it's important that they know what benefit your product can deliver. Client जो है वो आपका हमेशा से बहुत बड़ा आदमी होता है, ठीक है, सही है। वो अपना सोचता है, ठीक है, कि मुझे यहाँ कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, उसको इतनी भी फुर्सत नहीं कि मुझे यहाँ क्या बनाना है या क्या नहीं बनाना है। वो जाता है डायरेक्ट किसके पास, स्पेशल कंसल्टेंट्स के पास। वो स्पेशल कंसल्टेंट्स के पास जाता है, ठीक है, वो कहता है ठीक है सर आप यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट बनाइए, ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। ओके ठीक है, हम ये बनाते हैं, लेकिन उसके आउटकम्स, ठीक है, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, वो सब कुछ कौन देखेगा, वो आपका कंसल्टेंट देखेगा। ये कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका वो प्रोजेक्ट उस जगह पे सही तरीके से बना है जैसा कि आपकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, यानी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। वो इस चीज़ को मस्ट चेक एंड बैलेंस करेगा। एक तो आपके ये क्लाइंट हो गए जो कि बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, ही इज़ अ रिचेस्ट मैन। अगला आपका क्लाइंट कौन सा होता है बेटा, अगला क्लाइंट ये होता है कि उसने सोचा हुआ होता है कि मुझे ये बनाना है। वो फिर भी कंसल्टेंट को हायर करेगा कि मुझे ये बनाना है, तो तुम मुझे बताओ कि इसमें क्या क्या आउटकम्स होंगे, इसका प्रोडक्ट किस तरीके से तैयार होकर आएगा, और फिर वो फिर स्पेशलिस्ट की यानी कि कंसल्टेंट की क्या होगी, एक्सपर्टीज चेक की जाएंगी कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसा कि हम चाहते थे, ठीक है, तो कंसल्टेंट का काम यहाँ पे एक तरीके से ओके हो जाएगा। और एक हमारा क्लाइंट ये कि जिसने बिल्डिंग ही बनानी है, वो सिर्फ बिल्डिंग पे ही काम करता है, ठीक है, और ज़्यादातर वो किस बिल्डिंग्स पे काम करता है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे काम करता है, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स पे काम करता है, कमर्शियल बिल्डिंग्स पे काम करता है, मगर उसका काम सिर्फ बिल्डिंग्स का है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले अपना कंसल्टेंट किसको कंसीडर कर लेगा, आर्किटेक्ट को कंसीडर कर लेगा, ठीक है। वो आर्किटेक्ट को एज अ कंसल्टेंट हायर करेगा, ठीक है। आर्किटेक्ट उसको एक खाका टाइप का तैयार करके देगा कि सर आपका प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो अब ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, नाउ अब दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्किटेक्ट, ठीक है, टू बिल्ड लाइक द सेम प्रोजेक्ट एज ही ड्रॉज ऑन द पेपर। समझ गए आप। तो ये तीन सिचुएशंस थी। एक सिचुएशंस में ये था कि कंसल्टेंट ही सब कुछ देख रहा है, ठीक है, उसने ये भी सोचना है कि यहाँ क्या बनेगा, कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा, ठीक है। एक प्रोजेक्ट में, एक टाइप में, सॉरी, कंसल्टेंट जो है वो पार्शली उसको पता होगा कि ठीक है ये बनना है, लेकिन कैसे बनना है, कैसा दिखेगा, ठीक है, ये अगेन किसके ऊपर होगा, ये कंसल्टेंट के ऊपर होगा। और एक केस में क्या होगा, एक केस में क्लाइंट ने सिर्फ बिल्डिंग ही बनानी है, तो वो आर्किटेक्ट के पास जाएगा और आर्किटेक्ट ही एज अ कंसल्टेंट सुपरविजन देगा। लेकिन इन तीनों केसेस में बेटा सारी जो आप समझ लें जो टोपी होगी ना वो कंसल्टेंट के ऊपर होगी, ठीक है, कि अगर प्रोजेक्ट सही नहीं बनेगा या इंजीनियर या आर्किटेक्ट, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्टर्स अपना काम सही नहीं करेंगे, तो ये इसको चेक एंड बैलेंस कौन करेगा, कंसल्टेंट करेगा, ठीक है। कंसल्टेंट ओवरऑल सबकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे नज़र रखेगा, सबकी परफॉर्मेंसेस को चेक करेगा, सबके काम देखेगा कि ठीक है क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही है।
इसीलिए क्लाइंट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है वो किसका होता है, वो कंसल्टेंट्स का होता है। अगर कंसल्टेंट अपना काम सही तरीके से नहीं करेंगे बेटा, तो प्रोजेक्ट जो होता है वो रुइन भी हो सकता है, ठीक है। और सबके ऊपर तो ठीक है रिस्क है ही है, मगर कंसल्टेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा रिस्क है। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स विल बी इंटरेस्टेड इन हाउ योर प्रोडक्ट मीट परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यानी कि जो आपके स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट किस चीज़ को देखते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि यहाँ पे सरिया कितना डला है, कंक्रीट कितना डला है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि जो आप चाहते हैं उसी तरीके से बन रहा है, और बन रहा है तो विथ सेफ्टी बनना चाहिए। ये ना हो कि आपने प्रॉमिस किया था कि हम सरिया इस टन का लगाएंगे और बंदा सरिया दूसरा लगा रहा है, ठीक है। या कंक्रीटिंग इतने रेशो की होनी थी मगर अब इस रेशो की नहीं हो रही है, इससे हल्के रेशो की हो रही है। तो ये सब चीज़ों पे नज़र कौन रखेगा, सब स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स रखेंगे, ठीक है। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट आप समझ लें एक तरीके के चौकीदार होंगे, जो नज़र रखेंगे ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। अब आ जाए आर्किटेक्ट। Architect develops the building design, taking the client's brief and combining it with the advice of the specialist consultants. बहुत सारी जगह पे बेटा स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स जो होंगे वो खुद आर्किटेक्ट होंगे इटसेल्फ। अगर कहीं नहीं होंगे, ठीक है, तो ये आर्किटेक्ट का काम है कि वो किससे एडवाइस लेगा, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट से, ताकि क्लाइंट की जो भी ब्रीफिंग है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। और एक तरीके का वो क्या कह देंगे, हम उसे मैप बना के दे देगा। अब वो मैप आया रियलिटी में बनेगा नहीं बनेगा, ये किसका काम होगा, ये इंजीनियर्स का काम होगा। आर्किटेक्ट का काम क्या होगा कि ठीक है आपकी बिल्डिंग ऐसी दिखेगी, बाहर से अंदर से ऐसी दिखेगी, इसमें ये वाले क्या कहते हैं, इसका ऐसा एस्थेटिक व्यू होगा, ठीक है, इसकी इंटरनल ऐसे होगी। ये सारे काम किसके होंगे, ये आर्किटेक्ट के होंगे। दिस देन हैज़ टू बी डेवलप टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग रेगुलेशंस एंड इंक्रीजिंग सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी की बात हम क्या करें कि हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अगर हम उसको 50 ईयर्स के लिए बना रहे हैं बेटा, तो वो 50 ईयर्स के लिए ही होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक बिल्कुल नई बिल्डिंग बनाई और वो 5 साल में ख़राब हो गई, उसकी फाउंडेशंस वीक हो गई, उसमें क्रैक्स आ गए, उसका सरिया निकल रहा है, तो ऐसी जगह पे ना लोग रहेंगे भी नहीं, ठीक है, और वो अगला क्लाइंट से आके क्लेम करेंगे अपने पैसों का। तो ऐसा कोई प्रोडक्ट उसने नहीं बनाना है, ठीक है। ऐसी उसने भी सस्टेनेबिलिटी पर डिज़ाइन करना है कि अगर आपका प्रोजेक्ट आया 50 साल का है तो वो 60-70 साल निकाल ले, या अगर 30 साल का या 20 साल का है तो वो 50 साल निकाल ले, ठीक है। और उसने एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, बिल्डिंग रेगुलेशंस का। बिल्डिंग के बाकायदा रेगुलेशंस होती हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो रिलीज़ करती है। उसमें बताया जाता है कि आपकी बिल्डिंग में इस चीज़ का ख्याल रखा जाए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए उसने डिज़ाइन करना है, ठीक है। अगर आपका टोटल एरिया फॉर एग्जांपल 2000 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, तो आप पूरे 2000 के ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। एक बिल्डिंग रेगुलेशन एक तो किस्म का मैं आपको बता रही हूँ, उसमें कहा जाता है कि आपने कुछ एरिया ज़रूर ओपन रखना है, ठीक है। तो आर्किटेक्ट इन सब चीज़ों का बेटा ख्याल रखेगा, ठीक है। वो कोई भी बिल्डिंग रेगुलेशन को, इनके बिल्डिंग लॉस को वायलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये सारा किसका काम होगा, आर्किटेक्ट का काम होगा। आर्किटेक्ट है सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट इन प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है। वो उसकी ज़ाहिर सी बात है एक सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट होगी प्रोडक्ट सिलेक्शन में भी, ठीक है। ना सिर्फ वो प्रोडक्ट को रेडी करके दिखाएगा ऑन द पेपर्स, बल्कि वो उसमें एक उसको सेलेक्ट करने में भी हेल्प करवाएगा। आर्किटेक्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ योर प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू देयर ओवरऑल डिज़ाइन एंड द बिल्डिंग्स परफॉर्मेंस। आर्किटेक्ट को पता होना चाहिए कि उसने जो प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया है, ठीक है, वो एक्चुअल में रियलिटी में बन भी सकता है कि नहीं बन सकता, ठीक है, और उसकी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल हम कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है। अब बहुत से लोग कॉलम रेक्टेंगल बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है, ट्रेपेजॉइडल बना दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, या कोई एलिप्सॉइडल बना दिया, हाइपरबोला टाइप का कोई शेप बना दिया। तो रियलिटी में मे बी इट्स पॉसिबल और नॉट पॉसिबल, ठीक है। और उसका अगर चले बन भी गया, मे बी इट्स पॉसिबल, तो उसकी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा। वो इतना स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकेगा जितना आपका सर्कुलर या रेक्टेंगल कर रहा है। ऐसा ना हो अपने एजेस की वजह से आपकी बिल्डिंग का लोड लेने में जो है वो फेल हो जाए, और आपकी बिल्डिंग जो है वो 20 साल की बजाय 10 साल में ही ख़राब होनी शुरू हो जाए। तो इसलिए उसको बिल्डिंग की परफॉर्मेंस भी देखनी है, और ये भी देखना है कि आपका डिज़ाइन जो है वो ओवरऑल इट्स बेस्ड ऑन रियलिटी और नॉट। They are often short in time, so it is important
we presenting you product that the information is easy to understand to the point, provide tools such as pre-written specification document to make it easy for the architect to specify your product. अब अगर आप आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं, ठीक है, इससे पहले आपने कंसल्टेंट को हायर कर लिया, तो कंसल्टेंट क्या करेगा, सारी चीज़ों को एज अ डॉक्यूमेंट बना के देगा कि भाई हमारे क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट है, आपने इस रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करना है। उसने अगर बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, तो बिल्डिंग कितने फ्लोर की होनी चाहिए, उसमें कितने ब्लॉक्स होने चाहिए, हर ब्लॉक्स में कितने कमरे होने चाहिए, सेम कमरे हैं या किसी ब्लॉक में होता है ना कहीं 5 कमरे हैं, कहीं 4 कमरे हैं, कहीं 3 कमरे हैं, ठीक है, इस चीज़ को उसने मेक श्योर करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने वर्बल डिस्कशन करी आर्किटेक्ट के साथ और आर्किटेक्ट ने बना दिया, ठीक है, अब उसकी फीस तो चार्ज हो गई, फिर बोलेंगे अरे नहीं नहीं यार ऐसा नहीं था, हमें तो ऐसे चाहिए था, तो फिर अब उसका क्या करेगा, आर्किटेक्ट अलग से फीस उसकी डिमांड करेगा। पैसा तो क्लाइंट का जा रहा है ना, तो इसलिए हम बिल्डिंग वर्क में जितना भी काम करेंगे बेटा, वो हमारा क्या होगा, ब्लैक एंड वाइट फॉर्म यानी कि हैंड रिटन फॉर्म में, वर्बल कम्युनिकेशन कभी भी नहीं होगी। as a site supervisor, as a site engineers, you everybody knows that कि आपने किसी से कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं करनी है। इट इज़ वेरी डेंजरस एंड वेरी हार्मफुल, स्पेशली इन द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है। आपने बोल दिया कि हाँ यार ये लगा दो, चलो ठीक है, आपने बोल दिया नहीं ये चीज़ ऐसे करके लगा दो, और उसने नहीं लगाई, ठीक है, इन दी एंड पूछा तो आपसे जाएगा ना कि यार आपने वो चीज़ ऐसे क्यों नहीं लगवाई, जब एज पर रिक्वायरमेंट ये चीज़ ऐसी ही है। नहीं नहीं क्या कहते हैं, फिर आप फंस जाएंगे यहाँ पर। तो आपने हर चीज़ को, अगर जो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई हुई है ड्राइंग के ऊपर वैसे नहीं लग सकती किसी रीज़न की वजह से, तो आप उसको भी हैंड रिटन में लिख के उसका भी जवाब पहले भेजेंगे आर्किटेक्ट को कि भाई आपने जो चीज़ सोची थी सर वो ऐसी पॉसिबल नहीं है, इसकी बिल्डिंग की स्ट्रेंथ के ऊपर फ़र्क आ रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ें आपकी हैंड रिटन फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई भी मसला होगा बिल्डिंग में, ठीक है, और जिस साइट पे होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन फंसता है, सिविल इंजीनियर फंसता है। मैं आपको ये बात बता दूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर, you should write each and everything on the paper, and first you approve that things, then you build the project. आर्किटेक्ट का तो काम है कि सिर्फ आपको एक नक्शा तैयार करके दे दे, उसको रियलिटी पे कैसे लेकर आना ये एक इंजीनियर का काम है। मगर आर्किटेक्ट कब फंस सकता है, आर्किटेक्ट तब फंस सकता है जब उसने, कंसल्टेंट ने उसको कोई हैंड रिटन फॉर्मेट नहीं दिया, ठीक है, कि आपने क्या चीज़ कैसे बनानी है, इधर आके आर्किटेक्ट फंस सकता है। और आर्किटेक्ट क्या बोलेगा कि भाई मुझे तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ने ये चीज़ डिफाइन नहीं की थी, और स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट आर्किटेक्ट के पास जाता है और वो उससे वर्बली कम्युनिकेशन करके बोलता है कि हमें एक बिल्डिंग ऐसी चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। भाई आर्किटेक्ट ने बना दिया, या तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट ने उसे वो बात नहीं बताई, या आर्किटेक्ट के दिमाग से वो बात निकल गई, तो क्या हो गया, उसने वो जो चीज़ बनाई वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट नहीं थी। मगर आर्किटेक्ट तो अपनी फ़ीस उसी वक्त क्लेम कर लेगा। अब अगर आपने कोई अनदर सिनेरियो डिज़ाइन करवाना है तो उसकी अनदर फीस देनी होगी। तो इसलिए हर चीज़ बेटा हैंड रिटन फॉर्म में होनी चाहिए। स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को भी हर चीज़ हैंड रिटन फॉर्म में आर्किटेक्ट को जमा करना चाहिए। आर्किटेक्ट तो अपना मैप बनाएगा, ठीक है, वो भी ऑन द पेपर होगा। थ्रू सॉफ्टवेयर करे, थ्रू मैनुअल तो अब ज़माने गए बेटा, आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। ऑटो कैड हो गया, रिविट हो गया, आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो आर्किटेक्ट स्पेशली यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपको उसके थ्रू बताएगा। अब आपका काम किस तरीके से होगा, अब हम इधर देख लेते हैं इस वाली स्लाइड में। Working with the architect will be a number of engineers that are responsible for structure, mechanical and electrical design, ठीक है। आर्किटेक्ट ने एक अपना मैप तैयार करके दे दिया आपको ऑन द पेपर, ठीक है, वो रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कितने लोग इन्वॉल्व हो गए उस प्रोजेक्ट को करने में, एक स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल और इंजीनियर। हम एज अ सिविल इंजीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर के ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि हमारी बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही यही हैं। मैकेनिकल वाले क्या करेंगे, आपकी प्लम्बिंग देखेंगे, आपका सीवरेज सिस्टम देखेंगे, आपका पाइप सिस्टम देखेंगे, आपका पानी कहाँ कहाँ से आना है और कहाँ से आउट होना है, कहाँ से एंटर होना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सीवरेज सिस्टम, वॉशरूम का जो है पानी वो कहाँ से आउट होना है, ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिकल आपकी वायरिंग वर्क देखेंगे कि आपका वायरिंग का सारा काम उनका होगा। पाइपिंग का सारा काम मैकेनिकल इंजीनियर्स का होगा, और वायरिंग का सारा काम किसका होगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का होगा।
सो द स्ट्रक्चरल इंजीनियर इज द की मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे पहले जो काम शुरू करता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर करता है। फिर उसके बाद मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, मगर जो 80% वर्क होता है या 70% वर्क होता है वो किसका होता है, वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का होता है। Structural engineer design the skeleton or the structure of the building, enabling architect to focusing their talent on creating a design that satisfies their clients' demands. So, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स बेसिकली क्या करेगा, आपका एक स्केलेटन, एक ढांचा तैयार करेगा, यानी कि वही चीज़ जो ऑन द पेपर थी वो अब आपको ऑन द रियलिटी बेसिस नज़र आएगी। अजीब बात है ना, लोग कहते हैं कि आर्किटेक्ट जो होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है इंजीनियर से क्योंकि वो क्रिएटिव होता है, वो कोई डिज़ाइन बनाता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि बेटा आर्किटेक्ट तो ओनली डिज़ाइन करता है, असल में रियलिटी में उस चीज़ को कौन ज़मीन पर लाता है या कौन उतारता है, अल्लाह ताला की मदद से एक इंजीनियर उतारता है। आपने कोई भी एक डिज़ाइन सोचा, ठीक है, वो किसका काम है बनाना, इंजीनियर्स का काम है। अब वो जैसा भी हो, अब लोग कहते हैं कि आर्किटेक्ट इज मोर क्रिएटर देन द सिविल इंजीनियर्स या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। मैं कहती हूँ नो, इट्स रॉन्ग। वो तो सिर्फ एक सोचता है, उसकी एक सिर्फ थिंकिंग होती है, हाँ ठीक है वो भी क्रिएटिव है, मगर उस क्रिएटिविटी को रियलिटी पे लेकर आना ये ज़्यादा हार्ड टास्क है। तो हमेशा जो होता है वो स्ट्रक्चर इंजीनियर मोर सुपीरियर देन आर्किटेक्चर्स। ठीक है, आर्किटेक्चर्स ने तो अपना एक नमूना बना दिया कि भाई ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर्स उसको रियलिटी पे लेकर आते हैं। दिस इज द टफेस्ट टास्क। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर का काम क्या होता है कि जो भी आर्किटेक्ट ने ऑन द पेपर डिज़ाइन किया होता है वो उसे ऑन द लैंड ऐसे ही लेकर आता है। ठीक है, और अगर उसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, कोई चीज़ आगे पीछे करनी पड़ती है, तो वो फर्स्ट इंजीनियर शुड इन्फॉर्म द आर्किटेक्ट कि आपके डिज़ाइन में ऑन द पेपर में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है सर, तो मैं इस चीज़ को ऐसे कर रहा हूँ जिसके बाद ये बिल्डिंग थोड़ी सी ऐसे दिखेगी या इस मटेरियल पे बनेगी। तो उसकी आपने अप्रूवल आर्किटेक्ट से लेनी होती है, आपने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करना है। ठीक है, आपने जो भी कुछ पूछना है वो आर्किटेक्ट से पूछ के करना है। अब आर्किटेक्ट ने यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर दरवाजे बना दिए हैं, ठीक है, कि यहाँ पे इसकी लोकेशन पॉसिबली ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे कॉलम का लोड आ रहा होगा दरवाजे पे। ठीक है, अब दरवाज़ा बार बार खुल बंद करने से क्या होगा, आपका कॉलम डिस्टर्ब होगा। क्यों, क्योंकि कॉलम बिल्कुल दरवाजे के साथ लगा हुआ है। तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आपके कॉलम के साथ दरवाज़ा लगा दिया जाए। ठीक है, तो आप इस पे आर्किटेक्ट से जाके डिस्कस करेंगे कि सर दिस इज़ नॉट राइट, प्लीज़ इसको अश्योर करें कि हम इसकी लोकेशन अब यहाँ से यहाँ कर दें, तो वो ओके करेगा। ठीक है, तो ही ये काम होगा। पेपर पे कोई भी चीज़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन उसको रियलिटी में लाना बहुत टफ है, और फिर हमें उसकी स्ट्रेंथ और उसकी रिक्वायरमेंट भी तो देखनी है बेटा। अब आर्किटेक्ट ने तो दरवाजे जहाँ पे लगा दिया, खिड़की जहाँ पे लगा दी, लेकिन उसकी वाइब्रेशन डायरेक्ट आपके कॉलम और बीम्स पर आ रही है और ज़्यादा आ रही है, तो आप उसकी लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, बट बाय आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द आर्किटेक्ट। तो आपने इस चीज़ को ख्याल रखना है कि आपने अपनी बिल्डिंग में जो भी माइनर या मेजर चेंजेस करनी है वो आपने फर्स्ट किससे अप्रूवल लेनी है, आर्किटेक्ट से लेनी है। Structural engineers will monitor the progress of an architectural project. They create initial design models using in-depth mathematical and scientific knowledge. When work has begun, they inspect the work and advise contractors. अब आर्किटेक्ट ने तो बेटा अपना प्रोजेक्ट आपको ऑन द पेपर बेसिस बना के दे दिया। अब ये इंजीनियर्स का काम है कि उसको वो रियलिटी पे कैसे लेकर आता है, उसमें क्या चेंजेस करता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसको बहुत सारे मैथमेटिकल चीज़ें लगानी होती हैं। आप आरसीडी में पढ़ेंगे बेटा के कॉलम होते हैं, बीम्स होते हैं, स्लैब होते हैं, बाकायदा डिज़ाइन होते हैं मैथमेटिकली, और इनके ऊपर जो लोड्स आता है वो हमें पता होता है, और हमें ये भी पता होता है कि हमारा फाउंडेशन कितना लोड बियर करेगा या हमारा सॉइल बिल्डिंग का कितना लोड बियर करेगा। बेसिकली ये सारा काम किनका होता है, ये सारा काम स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का होता है। इसलिए तो मैंने आपको बोला कि 70 to 80% जो काम होता है वो इंजीनियर्स का होता है। इंजीनियर्स एक बिल्डिंग बना के दे देता है, फिर उसके बाद सिविल इंजीनियर एक बिल्डिंग बना के आपको दे देता है, फिर उसके बाद मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वाले आते हैं अपना 10 to 20% काम करने के लिए। क्योंकि एक चीज़ बन गई, ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रिशियन को ये देखना है
कि यहाँ से हमें वायरिंग किस तरीके से करनी है, वायर कहाँ कहाँ से गुजरेगा, वो अपना इनपुट इंजीनियर्स को देगा, तो वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे इस चीज़ का ख्याल रखेगा। इसी तरीके से जो है पाइपिंग वाले जो होंगे वो भी अपना इनपुट इंजीनियर्स को देंगे, सिविल इंजीनियर्स को, कि कंस्ट्रक्शन के टाइम वो उसकी ओपनिंग और उसकी एग्जिट्स वगैरह का सबका एक बाकायदा पाथ बना देगा। लेकिन काम किसका है, काम सारा है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का, कि उसको वो चीज़ डिज़ाइन करनी है, उसके लोड्स बताने हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किसके पास जाएंगी, ये सारी चीज़ें जाएंगी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, कॉन्ट्रैक्टर्स के पास जाएंगी, और कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें क्या करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। आप कोई भी चीज़ विदाउट मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आपका छोटे से छोटा प्रोजेक्ट, इवन आपका 120 स्क्वायर यार्ड क्या 80 या 60 स्क्वायर यार्ड का भी कोई घर बनाना है, वो विदाउट कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए ही मैंने कहा था कि सिविल इंजीनियर्स आर मोर सुपीरियर देन आर्किटेक्चर्स, क्योंकि आर्किटेक्चर्स ओनली स्केचिंग के थ्रू एक चीज़ बना देते हैं, मगर वो लैंड पर कैसे आएगी, उसका कितना लोड पड़ेगा, ठीक है, वो फेल तो नहीं हो जाएगा स्ट्रक्चर, वो सारी चीज़ें कौन टैकल करेगा, वो सारी चीज़ें टैकल करेगा आपका इंजीनियर। इंजीनियर्स बिल्डिंग में कोई भी XYZ चेंजेस करेगा फॉर सेफ्टी रीजंस या फॉर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ रीजन, वो सबसे पहले किससे कंसर्न करेगा, आर्किटेक्ट से कंसर्न करेगा। अगर आर्किटेक्ट उसको अप्रूवल देगा तो वो चीज़ कंटिन्यू करेगा, और वो अगर उसको ये बात समझानी होगी अपने आर्किटेक्चर भाई को कि भाई इसमें ये करने से ये मसले हैं, तो डेफिनेटली आर्किटेक्चर विल बी अप्रूव दिस डिज़ाइन, जो भी आप चेंज करेंगे आफ्टर योर रिकमेंडेशंस। और अगर उसके बाद स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है, आर्किटेक्चर के अलावा, तो फिर आर्किटेक्चर क्या करेगा, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स को ये बात बताएगा कि भाई मेरे डिज़ाइन में रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी, तो इंजीनियर भाई ने इस चीज़ को ऐसे चेंज कर दिया, मैं इसको अप्रूव कर रहा हूँ, तो सर आप भी देख लें। फिर ये स्पेशल कंसल्टेंट देखेगा। ऐसा ना हो कि स्पेशल कंसल्टेंट को आर्किटेक्ट ना बताए और कल को स्पेशल कंसल्टेंट कोई मसला कर दे कि नहीं नहीं भाई क्लाइंट भी यही चाह रहा था, क्लाइंट की ये रिक्वायरमेंट थी, आपने क्लाइंट को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, क्योंकि स्पेशल कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करने का मतलब है कि आपने क्लाइंट को भी इन्फॉर्म कर दिया। इस पूरे लूप में क्लाइंट का भी फीडबैक ज़रूरी है, क्योंकि असल जो प्रोडक्ट चाहिए वो क्लाइंट को चाहिए, और क्लाइंट ने ही आप सबको हायर किया है, ठीक है। तो कोई भी काम सिर्फ अपने लेवल्स पे नहीं होगा, या अपने नेक्स्ट लेवल पे या अपने अपर लेवल के साथ फिक्स नहीं होगा, आपने पूरी चेन को इन्वॉल्व करना होगा इसके अंदर। Structural engineers must ensure their design satisfy given criteria, that they are safe, serviceable, and perform well. They will want to understand how your product meets their performance requirements. ठीक है, स्ट्रक्चर इंजीनियर का सिर्फ काम ये नहीं कि जो आर्किटेक्चर ने बना के दिया उसने एज इट इज़ ऐसे ही उसे बना दिया, बिल्ड कर दिया जो स्केचेस फॉर्म में था। उसने क्या देखना है, उसने उसकी सेफ्टी भी देखनी है। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी चीज़ों पे आर्किटेक्चर तो बना देता है, उसको ये नहीं पता कि आपकी बिल्डिंग की उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर या उसके स्ट्रक्चर के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उससे आपकी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर वीक हो सकता है। तो ये बात इंजीनियर उसे बताएगा कि भाई देखिए आपके इस डिज़ाइन की वजह से या आपकी इस अमेंडमेंट की वजह से जो है मेरी बिल्डिंग वीक हो सकती है, ठीक है। तो फिर बात आएगी बिल्ड के ऊपर, ठीक है, और फिर हम फंसेंगे। तो इसीलिए वो अपने आर्किटेक्चर दोस्त को समझाएगा कि नहीं देखें इस तरीके को हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। फिर वो स्पेशल कंसल्टेंट के पास केस जाएगा और आफ्टर ऑल वो क्लाइंट के पास जाएगा, वो अप्रूव हो जाएगा। लेकिन उसकी कोई ठोस रीज़न हो चाहिए, सेफ्टी पर्पज से होना चाहिए, स्टैटिक व्यूज से होना चाहिए, उसकी अपनी सर्विसेबिलिटी की वजह से होना चाहिए। लेकिन आप जो भी काम करें वो बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उस पर आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट और परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आर्किटेक्चर ने तो ठीक है ऑन द पेपर बात ठीक करी थी, आप अपनी सुपियोरिटी के चक्कर में, अपने कॉलर के चक्कर में जो है उसको ज़बरदस्ती बोला कि नहीं यार ये ऐसे नहीं ऐसे कर दो, उसने भी मान दिया, क्लाइंट ने भी अप्रूव कर दिया, लेकिन क्या पता कि आपकी अपनी हरकत की वजह से ही आपकी बिल्डिंग वीक होना शुरू हो जाए या आपके स्ट्रक्चर में क्रैक्स आने शुरू हो जाए। तो वो काम करें जो बिल्कुल सही हो। ये ना हो कि आप अपनी धौंस जमाने के लिए, मैंने क्योंकि डिज़ाइन फर्म्स में काम किया है, ठीक है, तो अक्सर जगहों पे ऐसा होता है कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स अपनी धौंस जमाने के लिए सही चीज़ को भी कहते हैं कि नहीं ये सही नहीं है, इसको हम ऐसे करेंगे। और वो सिर्फ अपना अपना आप शो करने के लिए कि नहीं भाई मेरे आर्किटेक्चर ने ये काम ठीक नहीं किया आर्किटेक्ट ने, तो वो सिर्फ अपना अपना वो दिखाने के लिए सही काम को भी कभी कभी गलत बना देते हैं और अपना डिज़ाइन अमेंड करके उसे
उसे ओके करवा लेते हैं। लेकिन अगर कल को आपका अप्रूव किया हुआ, आपने जो काम अप्रूव करवाया था वो गलत हो गया, उसकी वजह से बिल्डिंग पे कोई फर्क आया, तो फिर कंपनी किसकी बदनाम होगी? इंजीनियर्स की बदनाम होगी। तो इसलिए वो काम करें जो फिजिबल हो, ठीक है ना, जिसकी फिजिबिलिटी हो, जिससे आपका प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो, सेफ्टी में भी कोई मसला ना हो, तो वो काम करिएगा हमेशा। सिर्फ ये नहीं कि अपने आप को ठीक करने के लिए कि नहीं वो पॉसिबल था, ठीक है, पेपर पे जो बना हुआ था वो रियलिटी में पॉसिबल था कहीं कहीं जगहों पे, लेकिन आपने उसमें अमेंडमेंट्स करवा दी, किस लिए? क्योंकि आप नहीं चाहते थे। नहीं, आपने नहीं जाना, आपने पहले फोकस उसी चीज़ पे करना है जो आर्किटेक्ट ने आपको बना के दे दिए। हाँ, फॉर द रीज़न कि उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है, या एस्थेटिकली वो आप को देखने में क्लिक नहीं कर रही है, या इधर वो बनाने में पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो आपने आर्किटेक्चर से डिस्कस करनी है। ज़बरदस्ती के मेन मेख नहीं निकालने हैं, और ज़बरदस्ती का अपना काम नहीं ठोसना है किसी के ऊपर। आप बल्कि मैं तो कहती हूँ कोशिश ये करें कि जो आर्किटेक्ट और स्पेशल कंसल्टेंट के थ्रू जो ड्राइंग आई है उसी पे काम करें। हाँ, उसमें कोई जेन्युइन मसला हो तो फिर उन लोगों से कांटेक्ट करें और फिर उसके ऊपर बात करें और फिर उसको चेंज करवाएं। Now we will discuss the contractor responsibilities. The contractor oversees and manages the construction of the building for the client following the architect and इंजीनियर डिज़ाइन। आर्किटेक्ट इंजीनियर डिज़ाइन का क्या मतलब है? आर्किटेक्ट और इंजीनियर डिज़ाइन यानी कि जो भी चीज़ तैयार होकर आएगी, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई शॉपिंग मॉल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल्स हो, वो बेसिकली किसका डिज़ाइन कहलाएगा? आर्किटेक्ट और इंजीनियर दोनों का डिज़ाइन कहलाएगा। क्योंकि ऑन द पेपर आर्किटेक्ट ने उसको बना के दिया और ऑन द रियलिटी बेसिस इंजीनियर ने उसे तैयार करके दिखा दिया कि हाँ भाई, जो चीज़ पेपर पे थी वो अब ऑन रियलिटी ऑन द लैंड आ चुकी है। लेकिन इसकी कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टर्स करेंगे। द वर्क इज डिलीवर्ड अंडर आ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। द मेन कॉन्ट्रैक्टर विल सेलेक्ट सब कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड ऑन द कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी एंड प्राइस। यानी कि अब जितना भी डिज़ाइन था जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर ने मिलकर किया था, ठीक है, मगर वो किस में किया था? वो अगेन थ्रो सॉफ्टवेयर्स किया था या अगेन थ्रो मैनुअल किया था। मैनुअल बहुत पहले होता था बेटा। अब आपका स्ट्रक्चर पे जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है वो किस पे होती है? ड्राइंग्स पे होती है। आप समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर इंजीनियर्स ने जितना भी काम किया है वो ऑन द ड्राइंग्स ही किया है। फ़र्क क्या है आर्किटेक्ट और इंजीनियर के डिज़ाइन में? कि आर्किटेक्ट ने उसको बना दिया बगैर ये सोचे समझे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन इंजीनियर ने उसको प्रूव कर दिया कि नहीं भाई ये पॉसिबल है और इसकी ड्राइंग्स मैं तुम्हें दे रहा हूँ। यानी कि ड्राइंग्स के बाद एक और ड्राइंग्स आई जो कि स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कहलाती हैं। सबसे पहली ड्राइंग होती है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग होती है, उसके बाद जो ड्राइंग आती है वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कहलाती है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन में उस बताया जाता है कि आपका रूम इतने बाय इतने का है, आपका लाउंज इतने बाय इतने का है, आपका किचन इतने बाय इतने का है, आपका वॉशरूम और आपका बालकनी इतने बाय इतने का है, ठीक है, डायमेंशंस वगैरह होती है और बाहर की डिज़ाइनिंग होती है। मगर इंजीनियर ड्राइंग में क्या होता है कि ठीक है, अगर वो कमरा आपका इतने बाय इतने का तो उसमें बीम इतने डलेंगे और कॉलम इतने पड़ेंगे, ठीक है, बीम्स जो डलेंगे उसमें सरिया ये होगा, कंक्रीटिंग इतनी होगी, कॉलम में जो होगा उसमें सरिया इतना होगा, कंक्रीटिंग इतनी होगी, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स जो होती हैं वो आपको कौन बताता है? वो आपको स्ट्रक्चर इंजीनियर बनाता है। अब कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है कि वो इस काम को बिल्ड करता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल ड्राइंग के। उसका आर्किटेक्चरल ड्राइंग से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे काम करेगा, ठीक है। फिर जब स्ट्रक्चरल ड्राइंग पे काम हो जाएगा तो फिर वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग पर आएगा कि ठीक है, अब ये जब एक स्केलेटन तैयार हो गया तो अब इसकी दीवारें ऐसी होंगी, इस पर कलर ऐसा होगा, इसका इंटीरियर ऐसा होगा, ये बाहर से दिखने में ऐसी होगी, इसकी जो है वो ग्लास इस टाइप के लगेंगे, इसमें जो है वो रेलिंग्स लगेंगी, ठीक है, इसमें जो है वो डोम शेल आएगा, ठीक है। ये जितने सारे होंगे ये सारे किसके होंगे? ये काम सारे होंगे कॉन्ट्रैक्टर्स के। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स को भी हायर कर सकता है। मगर जो सब कॉन्ट्रैक्टर होगा वो टोटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसको आपने कितने प्राइस पे काम करवाना है या क्या करना है। ये क्लाइंट का सर दर्द नहीं होगा, ठीक है। क्लाइंट स्पेशल कंसल्टेंट को हायर करेगा, स्पेशल कंसल्टेंट आर्किटेक्चर को, ठीक है। आर्किटेक्चर के काम के बाद फिर हम इंजीनियर के पास जाएंगे, फिर इंजीनियर का काम जब हो जाएगा तो फिर कॉन्ट्रैक्टर आएगा, ठीक है।
क्लाइंट की चेन में सब कॉन्ट्रैक्टर नहीं होगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के पास ही सब कॉन्ट्रैक्टर होगा, और सब कॉन्ट्रैक्टर के जितने भी मसले मसाइल होंगे वो कौन हैंडल करेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर हैंडल करेगा। अगर उसने काम सही किया या नहीं किया, ये किसका हेडेक होगा? इट इज़ द ओनली हेडेक फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स। सब कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूड मैनी स्पेशलिस्ट ट्रेड्स। ठीक है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्टर वो काम नहीं कर सकता, या आपके कॉन्ट्रैक्टर के पास बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, तो आप क्या करेंगे? आप सब कॉन्ट्रैक्टर हायर करेंगे, और आपने जितने में वो प्रोजेक्ट गेट किया था ना, मैंने आपको जो बिडिंग का प्रोसीजर बताया था, तो आपने जितने में ये कॉन्ट्रैक्टर ने इसको प्रोजेक्ट गेट किया होगा, उसमें कुछ कम पैसों पे वो सब कॉन्ट्रैक्टर से काम करवा लेगा, तो उसको भी फायदा हो गया और सब कॉन्ट्रैक्टर को भी प्रोजेक्ट मिल गया। The contractor is looking for the product that offer ease of installation, good availability and represent value. They want confidence that their subcontractor are familiar with installation to avoid complications. इसमें क्या बता रहे हैं? इसमें बता रहे हैं कि आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स का काम था ऑन द पेपर अब तक, ठीक है, अब उसने रियलिटी में उसे प्रूफ कर दिया। एक इक्वेशन होती है ना, 2+2=4, ये इंसान के दिमाग में था, ठीक है, हमने इसको मैथमेटिकली प्रूव कर दिया, तो दिस इज द वर्क ऑफ द इंजीनियर। ठीक है, अब उसको बनाना है, उसको दिखाना है, उसको कहीं रिप्रेजेंट करना है, ये किसका काम है? कॉन्ट्रैक्टर का काम है। आपकी बिल्डिंग जो पूरी तैयार होती है और वो कैसी दिखेगी, बनने के बाद कैसी लगेगी, उसको कैसे बनाया जाएगा, ये सारा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है? ये सारी कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंस्ट्रक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है? कॉन्ट्रैक्टर। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कंस्ट्रक्शन की सारी कॉन्ट्रैक्टर्स की है, और कॉन्ट्रैक्टर ही अपने काम को ईज बनाने के लिए क्या करता है? सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। अगर वो सब कॉन्ट्रैक्टर अच्छा हायर नहीं करेगा तो इन दी एंड परेशानी किसको होगी? कॉन्ट्रैक्टर को ही होगी। उसे हमेशा अपने लिए कोई ऐसा सब कॉन्ट्रैक्टर देखना चाहिए जिसे सिस्टम के बारे में सब पता हो और किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन और हर्डल्स ना आए उसके कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को एक ख़ास किस्म का टाइम पीरियड दिया जाता है बेटा, कि आपने ये बिल्डिंग इतने अरसे में तैयार करनी है। अगर उसमें उसे सही लोग ना मिले या सही टीम ना मिले या प्रॉपर मशीनरी ना मिले तो वो काम डिले हो सकता है। अगर वो काम डिले हो जाएगा तो सारा फॉल्ट किसका कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्टर्स का कहलाएगा, क्योंकि इंजीनियर्स ने और आर्किटेक्चर ने अपना काम तो ऑन टाइम कर दिया है, मगर जो है क्या कहते हैं, जो आपके हैं आर्किटेक्चर इंजीनियर से तरीके से कर दिया है बेटा, लेकिन अब कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेट हो गया, या सब कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस या हर्डल्स आए, ठीक है, तो लेट किसका काम हो गया? कॉन्ट्रैक्टर का काम हो गया, तो सारी पेनल्टी किसके ऊपर आ गई? कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर आ गई। एक और चीज़ बेटा ये भी समझ लें कि आपको वही काम करना है जो इंजीनियर्स ने आपको बताया है। आपने अपनी तरफ से एज अ कॉन्ट्रैक्टर कोई काम नहीं करना है। अगर इंजीनियर्स ने आपको बोला है कि सरिया इतने बाय इतने का डलेगा, ठीक है, 4 सूत का डलेगा, 6 सूत का डलेगा, 8 सूत का डलेगा, सूत डाया, तो आपने उतना ही डालना है। आपने अपनी एफिशिएंसी नहीं करनी कि नहीं यार, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कहते हैं, यार इसने यहाँ पे 8 का डाला हुआ है, यहाँ पे तो 6 से भी काम चल जाएगा, इसने यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग इतने रेशो की करी हुई है, यहाँ पे हल्की कॉन्क्रीटिंग भी चल जाएगी। आपने अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है, आपने एज इट इज़ वही चीज़ फॉलो करनी है जो आपको बताई गई है। अगर कल को आप मटेरियल हल्का करते हैं, ठीक है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द क्लाइंट, और बिल्डिंग में कोई मसला आ गया तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी? कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। 80% प्रोजेक्ट में अगर फेलियर होते हैं, ठीक है, अगर 100 में से 80% प्रोजेक्ट अगर फेल होते हैं किसी भी रीजंस की वजह से, तो आप समझिए कि 70% फॉल्ट जो होता है ना उन प्रोजेक्ट्स में, वो कॉन्ट्रैक्टर की वजह से आता है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी बहुत चलाता है। बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर सबसे लास्ट आता है, ठीक है, हायरार्कीज के हिसाब से, मगर कॉन्ट्रैक्टर जब काम करता है तो वो क्या समझता है, वो क्लाइंट से भी ऊपर की चीज़ है, जिसने पैसा लगाया है वो उसको अपने से भी ज़्यादा समझता है, और वो क्या करता है, वो मैं साफ बता दूँ, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो करप्शन भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि अगर लोग चेक एंड बैलेंस नहीं करें, अगर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स ना आए टाइम टू टाइम चेक करने, तो आपने कॉलम के अंदर कितने का सरिया बांधना है किसको क्या पता। आपने एक दफ़ा अगर कॉलम तैयार कर दिया, आपने एक दफ़ा कॉलम तैयार कर दिया बेटा,
तो किसी को क्या पता कि उसमें क्या सरिया पड़ा, क्या कंक्रीटिंग पड़ी, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को ईगल्स आई रखनी होती है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स सिर्फ ड्राइंग की हद तक होते हैं। वो सिर्फ वंस इन अ मंथ, ठीक है, या ट्वाइस इन अ मंथ एक क्या कहते हैं, एक चक्कर लगा लेते हैं कि ठीक है भाई हमारे अकॉर्डिंग टू द ड्राइंग्स काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मगर बाकी दिन कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर किसने नज़र रखनी है? स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट से नज़र रखनी है। इसीलिए ज़्यादातर स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स को हायर किया जाता है कि उसको पता होना चाहिए कि इंजीनियर्स ने यहाँ पे कितने का सरिया डिज़ाइन किया है या कितने का रिइंफोर्समेंट डिज़ाइन किया है, और आपका जो है वो क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर कितने का सरिया या कंक्रीटिंग उसमें कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई झोल होगा, ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी ना आर्किटेक्चर के ऊपर आएगी, ना ही स्ट्रक्चर इंजीनियर्स पे आएगी। किसके ऊपर आएगी? स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट के ऊपर आएगी। हाँ, अगर किसी प्रोजेक्ट में आर्किटेक्चर डायरेक्टली इन्वॉल्व है तो उस पर आएगी। और अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाता है कंस्ट्रक्शन की वजह से, तो कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले उसकी पेनल्टी देगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी टोपी किसके ऊपर आएगी? दूसरी टोपी आएगी आपके कंसल्टेंट्स के ऊपर। तो एज अ कॉन्ट्रैक्टर आप करप्शन करके मटेरियल हल्का डाल सकते हैं और उस चीज़ को क्या कहते हैं, अपनी पॉकेट्स में ले सकते हैं। क्या होता है बेटा, हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर यही होता है, जो आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यही तो करप्शन होती है। अब आप देखें ना, जो आपका यूनिवर्सिटी रोड बनाए बेटा, वो कितना खराब हो गया, उसमें कितने किस्म के पैकेज अभी से आ गए, ठीक है। कहीं से रोड ऊपर हो रहा है, कहीं से रोड नीचे हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, जो मटेरियल बोला गया वो मटेरियल नहीं डाला गया, ठीक है। और उससे क्या करी? करप्शन करी, ठीक है। सिर्फ उसने ना सिर्फ पैसा खाया, बल्कि उसने बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, और इनफैक्ट के टॉप मैनेजमेंट तक पैसा गया, ठीक है। तो इसलिए वो तो पकड़ा नहीं जाएगा इस सूरत हाल में, क्योंकि वो अकेला खाने वाले नहीं है, बहुत सारे खाने वाले हैं। लेकिन किसी प्राइवेट प्रोजेक्ट में जिसमें प्राइवेट क्लाइंट होगा, उसमें कॉन्ट्रैक्टर ये हरकत करे, ठीक है, तो वो पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उसके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी, ठीक है, और उसको बहुत सारे चार्जेस भी दिए जाएंगे। इसीलिए क्लाइंट क्या करता है? क्लाइंट ये करता है कि अब जो कॉन्ट्रैक्टर के जो पैसे होते हैं ना, वो 70% दे देता है, होप 60 to 70% दे देता है, और 30 to 40% अपने पास रखता है कि भाई जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रोजेक्ट रनिंग में आ जाएगा, तो मैं आपके जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। हाँ, अगर प्रोजेक्ट में इन द मीन वाइल, एक मैंने आपको बताया था ना वारंटी पीरियड होता है 3 से 4 महीने का, उसमें कोई प्रॉब्लम हुई तो वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको ठीक करवाए, सही है। और एक दफ़ा अगर वो उस पीरियड से गुजर गया और आपका प्रोजेक्ट ठीक चलता रहा, तो फिर क्लाइंट क्या करेगा? सारे पैसे कॉन्ट्रैक्टर को दे देगा, उसके बचे हुए पैसे। तो इस तरीके से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर की जो अमाउंट थी वो पूरी हो जाएगी। तो ये एक चेक एंड बैलेंस का ये भी एक वे होता है, ठीक है। एक तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट आपने लगाया हुआ ही है, लेकिन वो किसी वजह से चूक गया, ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर 2 नंबरी करने पर आए ना, जैसे कहते हैं ना, अगर सुनार 2 नंबरी करने पर आए और अगर मिलावट कर दे, तो उससे कोई नहीं पकड़ सकता, उससे शायद अगला सुनार भी ना पकड़ सके। तो यही बात सारी कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी यूज़ होती है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 2 नंबरी भी करने पर आए, तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट क्या, क्लाइंट भी 24 घंटे खड़ा रहे सर पे तो भी वो ना पकड़ सके, क्योंकि इतनी 2 नंबरियां हैं इस काम में। ऐसे ही तो पूरे सिंधी पागल नहीं हुए हुए ना इसके लिए आने के लिए। तो है क्या कहते हैं, तो ये इसी वजह से ही है कि इसकी जो है ना, इसमें करप्शन बहुत है बेटा। तो इसलिए हमने तो कोई करप्शन नहीं करनी, हमने अपना काम अच्छे से करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें जो भी आर्किटेक्चर ने जैसी ड्राइंग बताई थी, उसको स्ट्रक्चर इंजीनियर ने जैसी लोड के ऊपर अकॉर्डिंगली बनाई है, ठीक है, तो आपने उसको उसी तरीके से ड्रॉ करनी है, ठीक है, उसी किस्म से कंस्ट्रक्ट करनी है, उसी किस्म से बनाना है, उसी किस्म से दिखाना है, और अपने काम को अप्रूव करवाना है। They need to know that building work will not be delayed by lack of product availability and that product cost remain within the estimate so they can remain प्रॉफिटेबल, ठीक है। एक आपका एस्टिमेट होता है कि आपने इस प्रोजेक्ट में आपको इतने पैसे लगाने हैं, ठीक है, आपने अपने एस्टिमेट से भी नहीं बढ़ना है, वरना क्या होगा, क्लाइंट को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जब आप ही पैसा ज़्यादा लगा देंगे तो क्लाइंट का प्रॉफिट कम हो जाएगा जितना क्लाइंट ने सोचा हुआ होगा,
ठीक है। और आपने अपनी एक्टिविटी की वजह से प्रोजेक्ट को डिले भी नहीं करना। मैंने बताया ना, आर्किटेक्चर का काम हो गया, इंजीनियर का काम हो गया, अब आपका काम है कि आपको 3 साल में बिल्डिंग को रेडी करके दिखाना है। अगर आप उसमें 4-5 साल करेंगे तो क्या होगा, आपका एज अ कॉन्ट्रैक्टर नाम खराब होगा और आपको मार्केट में फिर प्रोडक्ट्स मिलना कम हो जाएंगे। तो आप कोशिश करें कि आप अपना प्रोजेक्ट जो है, यानी कि प्रोडक्ट जो भी, उसे ऑन टाइम डिलीवर करें। और आपकी एस्टिमेट जो होनी चाहिए वो वही होनी चाहिए जो क्लाइंट ने बनाई हुई थी एट द टाइम ऑफ बिडिंग। तो आपने उसको चेंज नहीं होने देना है। अगर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो गई, तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को देखना है, ठीक है। उसकी एस्टिमेट को ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी की 12 करोड़ इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी कि उसने अगर 12 करोड़ सोची है तो आप 12 करोड़ 50 लाख तक बढ़ा दें बस। इससे ज़्यादा, या बहुत बहुत तो 1 करोड़ और लग जाए किसी भी रीजंस की वजह से, मगर इससे ज़्यादा आप उसको ना बढ़ाएं। क्योंकि क्या होगा, फिर उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसने तो सोचा होगा कि मुझे 12 के 24 मिलेंगे। अगर आप ही 16-17 लगा देंगे और अब उसको रिटर्न में भी 24 मिलेंगे तो उसका प्रॉफिट कम हो गया ना ओवरऑल। तो इसीलिए एज अ कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो आपने वही काम करना है जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर्स बता रहे हैं, अपनी नहीं चलानी है। अगर आप अपनी चलाएंगे और अगर प्रोजेक्ट में किसी किस्म का कोई भी फेलियर आ गया तो नाम अल्टीमेटली आपका ख़राब होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर ने सही नहीं बनाया है। अब आप देख लें, अगर आप कहीं रहते हैं या कहीं जाते हैं या किसी भी किस्म का कोई भी प्रोजेक्ट होता है, उसमें किसी भी किस्म का फेलियर अगर होता है तो ज़्यादातर 70 to 80% नाम किसका आता है, कॉन्ट्रैक्टर का आता है। बहुत कम ऐसा होता है कि इंजीनियर्स का नाम आता है कि हाँ ये इंजीनियरिंग फॉल्ट था, यहाँ पे लोड सही से कैलकुलेट नहीं हुआ था। ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर क्या होता है, कहते हैं कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो है वो हल्का मटेरियल डाला था, हल्का माल डाला था, देखें इसलिए बिल्डिंग के जो है वो क्या कहते हैं ये हालत हो गई, इतने क्रैक्स आ गए, ठीक है, दरवाजे की फ्रेम्स निकल गई हैं। और ऐसा होता भी है। कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, फॉर XYZ रीज़न, ठीक है, वो क्या करते हैं, हल्का मटेरियल डाल देते हैं। हल्का मटेरियल डाल देते तो उससे क्या होता है, 3-4-5 महीने तो ऐसी बात है प्रोडक्ट अच्छा ही काम देगा, ठीक है, आपके क्लाइंट से पैसे भी मिल गए, आपका काम पूरा हो गया। लेकिन जो 6-7-8 साल बाद जो लोग रह रहे होते हैं, असल प्रॉब्लम तो उनको आ रही होती है ना, कि जिस बिल्डिंग की लाइफ 20-25 ईयर्स या 30 ईयर्स थी, वो बिल्डिंग की लाइफ कम हो गई है। और प्रॉब्लम किसको आ रही है, लोगों को आ रही है। तो लोग क्या कहते हैं, हाँ देखो इसने माल हल्का डाला होगा। मैं हर एक के घर की ये बात बता दूँ। इनफैक्ट मैं फ्लैट्स में रहती हूँ, मेरे फ्लैट्स में क्रैक्स आते हैं, ठीक है, कभी दरवाजे जो है वो नीचे से ख़राब होने लग जाते हैं, या जो है क्या कहते हैं आपकी जो है वाइब्रेशन ज़्यादा हो रही होती है। तो इसका सारा मतलब क्या होता है कि भाई माल हल्का डला हुआ है तभी तो बिल्डिंग में वाइब्रेशंस हैं, तभी तो आपका दरवाज़ा ख़राब हो गया। जितने भी मटेरियल की जिम्मेदारी होती है वो कॉन्ट्रैक्टर की होती है, और एज पर स्पेसिफिकेशन उसे मटेरियल डालना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर वो इन सब चीज़ों को नहीं करेगा, वो हल्का मटेरियल डाल लेगा अपने फ़ायदे के लिए, किसी के भी फ़ायदे के लिए, तो इन दी एंड नुकसान किसका होगा, जो वहाँ के परमानेंट यूजर्स होंगे। भाई एक चीज़ है आपने बनाई है, आपके पास वारंटी पीरियड 3 से 6 महीने या साल भर होता है। साल भर वो चीज़ अच्छी चल रही है, ठीक है, आप आपकी वाह भी हो गई और आपको क्लाइंट ने पैसे भी दे दिए, आपका काम तो निकल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम किसको हो रही है, रहने वालों को हो रही है। अब रहने वाले तो नहीं कंप्लेन कर सकते, तो इसलिए बेटा फिर वो लोग क्या करेंगे, फिर वो आपको बुरा भला ही कहेंगे। तो मैं कहती हूँ फॉर द अखलाकियात या इंसानियत बेसिस जो है, आपने काम ऐसा करना चाहिए कि लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद रखें, ठीक है। तो आप जो भी आर्किटेक्चर या इंजीनियर्स ने ड्राइंग्स दी हैं, आप उसके अकॉर्डिंगली काम करें, वही चीज़ डालें जो उन्होंने रेकमेंड करी है। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपके प्रोजेक्ट में एस्टिमेट्स जो हैं जितने बताए गए हैं उसी पे रहें। ये ना हो कि भाई आप अपनी तरफ से ज़्यादा अखराजात करें और अगले बंदे का नुकसान करें, ये भी गलत है। जब इंजीनियर्स ने बोल दिया कि यहाँ पे 6 डाया का रेनफोर्समेंट बार जाएगी तो आप उसे 8 डाया का ना करें, ठीक है। बेशक आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे 8 की जाएगी, 6 मसला करेगी इन फ्यूचर, लेकिन क्या होगा, अगर आप उसको ठीक करवाएंगे, ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपने अगले बंदे का कर दिया है नुकसान। हाँ, कहीं बहुत ज़्यादा मसला है, ठीक है, किसी ने 4 का डाल दिया, वहाँ पे 4 का सस्टेन नहीं करेगा
और इससे इससे मटेरियल में या बिल्डिंग में नुकसान होगा, तो आप उस बेसिस पे बात कर सकते हैं कि भाई देखिए इस पे इतना सूत का सरिया नहीं डलेगा, इससे हमारा स्ट्रक्चर वीक हो सकता है और इन दी एंड प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो इसमें इतने बाय इतने का सरिया डलेगा या इतनी कंक्रीट इस रेशो की डलेगी। हाँ, अगर कोई चीज़ अच्छी है तो उस पर आप डिस्कस करें, उस पर बात करें, ना सिर्फ ये कि अच्छी चीज़ को ख़राब कर दें। हाँ, अगर कहीं इंजीनियर से भी लैकिंग हो जाती है, ठीक है, उसने डिज़ाइन के वक्त जो है क्या कहते हैं उसको ओके कर दिया, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्टर एज अ कॉन्ट्रैक्टर 50 साल से काम करें और आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इसमें मैं इतना सरिया डालता हूँ और इसी पे सही रिजल्ट आता है और बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाती है, तो आप उस पर जस्टिफिकेशन कर सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तो कहीं ना कहीं पे उसकी कंटामिनेशन हो सकती है, लेकिन आप अगर अच्छी चीज़ को ख़राब करें तो ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, अगर कोई चीज़ कहीं ख़राब रहे, कहीं लैकिंग हुई है, तो आप उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। और एक और चीज़ का ख्याल रखें कि आप जितने भी सब कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करें वो भी अच्छे हायर करें, वो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें आपके प्रोजेक्ट में, और प्रोजेक्ट में किसी किस्म की डिले ना आए। ठीक है, अगर डिले आएगी कॉन्ट्रैक्टर की वजह से तो कॉन्ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बेचारा जो होता है वो ख़राब होता है या वो बदनाम होता है। ठीक है, और उसको और लोग जो है वो अपना प्रोजेक्ट देने में इतना ज़्यादा विलिंग नहीं होते हैं। फिर वही जो क्लाइंट होता है वो विलिंग नहीं होता है, और उस क्लाइंट के फिर और भी दोस्त होते हैं, वो भी अनदर क्लाइंट्स होते हैं, वो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि यार ये वाली कंपनी जो है अपना काम जो है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं करती है। एज अ कॉन्ट्रैक्टर आपने अगर अपना काम सही किया, ठीक है, आपने एस्टिमेशन सही तरीके से दे दी है तो उससे ये होगा, सॉरी उससे ये होगा कि आपका नाम अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये वर्ड एस्टिमेट, आपने अपनी एस्टिमेशन से आगे पीछे नहीं होना है किसी भी सूरत। ठीक है, आपको जितनी चीज़ जितने पैसों में बताई गई है आप कोशिश करें कि आप उतने पैसों में ही तैयार करें। ठीक है, अगर कम हो जाते हैं फॉर गुड बेनिफिट्स, फॉर गुड रीज़न, ये नहीं कि आप दूसरे लोगों को परेशान करें और दूसरे लोगों को जो रहने वाले हैं या जो इस्तेमाल करने वाले हैं जो ओन कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना, उनको ये प्रॉब्लम हो। ठीक है, ओनर्स को प्रॉब्लम नहीं हो, क्लाइंट तो निकल जाएगा बीच से, ओनर्स रह जाएंगे, तो ओनर्स को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आप अगर उसमें कोई अच्छी वजह, अच्छी तकलीक की वजह से या अच्छी क्रिएटिविटी की वजह से आपने कुछ पैसे बचा लिए, ठीक है, कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ठीक है, इट्स गुड कि आपने प्रोजेक्ट कम में वाइंड अप कर दिया, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ज़्यादा में भी वाइंड अप करें तो इतना ज़्यादा में वाइंड अप ना करें कि आपके कॉन्ट्रैक्टर का क्या हो जाए, आपके सॉरी आपके क्लाइंट का हो जाए नुकसान, और वो आइंदा से आपसे प्रोजेक्ट करवाने में जो है वो रेजिस्ट करें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अपना बेटा ख्याल रखना है। कंक्लूजन हमारा क्या था, हमने ईच मेंबर के बारे में, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट टीम में जो भी मेंबर काम करते हैं, आपके आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट्स, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, उन सब के बारे में देख लिया। सबका अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, कोई ये नहीं कहे कि नहीं यार आर्किटेक्चर तो यूजलेस है, वो करता ही क्या, सिर्फ पेपर ड्राइंग्स ही तो बनाता है। नहीं, उसकी क्रिएटिविटी इंजीनियर्स की क्रिएटिविटी के बराबर नहीं हो सकती, वो ज़्यादा क्रिएटिव है। और कोई ये ना कहे कि यार इंजीनियर्स क्या सिर्फ ड्राइंग्स ही तो बनाते हैं, लोड डिज़ाइनिंग ही तो करते हैं, वो ज़रूरी थोड़ी। नहीं, अगर लोड डिज़ाइनिंग नहीं होगा तो हमें उसकी रियलिटी नहीं पता लगेगी, हमारा प्रोजेक्ट आया रियलिटी में जो है स्टैब्लिश हो जाएगा, बन जाएगा या नहीं बनेगा। ठीक है, हर किसी के अपने की बेनिफिट्स है, आप किसी को भी स्केप नहीं कर सकते। बहुत से लोग जो है वो कहते हैं कि यार कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या ज़रूरत है, ड्राइंग्स तो है, हम किसी से भी तैयार करवा लेते हैं। लेकिन नहीं, कॉन्ट्रैक्टर्स होने चाहिए और रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स होने चाहिए। ये नहीं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जिनको पता ही नहीं होता, जिनकी सिर्फ अपनी एक मेसन की मजदूरों की टीम होती है और वो प्रोजेक्ट बना देते हैं, वैसे कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं चाहिए। हमें रिलायबल कॉन्ट्रैक्टर्स चाहिए जो रजिस्टर्ड कंपनी के हों। रजिस्टर्ड कंपनी के मुराद ये है कि जिनको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पता हो, ठीक है, उनको सिविल इंजीनियरिंग का पता हो, वो डिप्लोमा होल्डर्स हो या उनकी पूरी टीम डिप्लोमा होल्डर्स हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उनकी सुपरविजन कोई सिविल इंजीनियर करता हो, ये ज़रूरी है। उन्होंने साइट पे बेशुमार साल काम किया हो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं ना जिनकी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है, वो किसी सिविल इंजीनियर के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, तो वो वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को अवॉइड करें।
जो भी लोग सिविल इंजीनियर्स के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, उनकी गाइडेंस में, उनकी सुपरविजन में काम करते हैं, ठीक है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को आप हायर करें। हर किसी का अपना की रोल है, हर किसी की अपनी इम्पोर्टेंस है बेटा, ठीक है, आप किसी को भी किसी के बगैर नहीं रख सकते। और सबसे ज़रूरी बात क्या है बेटा, आपका प्रोडक्ट तभी अच्छा होगा और आपकी हर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो होगा वो सक्सेस होगा तब जब आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा आपस में। अगर मैंने एक बात बताई थी ना कि इंजीनियर कोई काम कर रहा है बगैर इंफॉर्मेशन आर्किटेक्ट को, ठीक है, तो वो काम अगर कल को खराब हो गया तो नाम सारा किसका आएगा, इंजीनियर का आएगा, ठीक है, क्योंकि आर्किटेक्चर ने उसका डिसीजन नहीं दिया था। क्या पता वो ठीक ना हो, रियलिटी में तो वो ठीक हो या ना हो, ठीक है, इसका नहीं पता ना, ठीक है, इंजीनियर ने तो अपनी तरफ से सोच लिया कि यार मैं ऐसे करूंगा, ठीक है, क्या पता एज अ लोड डिजाइनिंग वहाँ पे भी प्रॉब्लमेटिक हो जाए, ठीक है, तो इसके लिए हमें कॉन्ट्रैक्टर को भी कम्युनिकेशन में रखना होगा कि यार ये चीज़ ऐसे करी थी मैंने, तो तुम इसको देखो, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखो कि ये ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 8 की बजाय 6 का डाल दूँ सरिया, ठीक है, या कहीं पे जो है वो 6 की बजाय 8 का डाल दूँ, तो ऐसा पॉसिबल है, इससे ये तो नहीं होगा कि सिर्फ कॉस्टिंग ही ज़्यादा होगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई भी यानी कि मेंबर जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन के बगैर चल ही नहीं सकता। अगर कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर में भी आपस में कम्युनिकेशन नहीं होगी तो बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो एक दूसरे से कम्युनिकेशन रखना है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि इंजीनियर ने कुछ अच्छा सोचा और बना लिया और आर्किटेक्ट को इन्फॉर्म नहीं किया कि यार छोड़ो उसको क्या इन्फॉर्म करना, मैं खुद खुद देख लेता हूँ, नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपका काम बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है, तो भाई आप आर्किटेक्चर से डिस्कस करें और अप्रूव करवा लें। और आर्किटेक्चर ये ना सोचे यार छोड़ो क्लाइंट को क्या बताना, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को है क्या कहते हैं बस बता देते हैं, ठीक है, यानी कि अगर वो जिस केस में खुद ही स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट है वो ये सोचे कि मैं क्यों बताऊं यार, वो छोड़ो, क्लाइंट तो बड़ा बिजी होता है, उसके पास टाइम भी नहीं होता, छोड़ो रहने देते हैं, तो वो भी ये ना करे, ठीक है, वो भी क्लाइंट को जरूर इन्फॉर्म करे। और अगर कहीं स्पेशल कंसल्टेंट है, स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट प्रेजेंट है, तो वो उसको बताया जाए, आर्किटेक्ट उसको बताए ताकि वो क्लाइंट को इन्फॉर्म कर सके। तो हर बंदे का आपस में कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। जहाँ कम्युनिकेशन गैप हुआ, चीज़ें आगे पीछे हुई, तो आपका प्रोजेक्ट क्या पता सक्सेसफुल भी हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि हमेशा फेलियर होगा, लेकिन अगर खुदा ना खासा किसी वजह से फेलियर हो गया तो फिर क्या होगा, क्लाइंट तो अपने कंधे झाड़ लेगा, ठीक है, स्पेशल इस कंसल्टेंट पे बात आएगी अगर उसने नहीं बताया होगा, अगर चले उसको नहीं बताएगा तो फिर बात किस पे आएगी, आर्किटेक्चर पे आएगी, और अगर इंजीनियर ने आर्किटेक्चर को ही नहीं बताया होगा तो बात किस पे आ गई, इंजीनियर पर आ गई। और यही बात कॉन्ट्रैक्टर की रहेगी, कॉन्ट्रैक्टर ने अपनी मर्जी से खुद खुद कर लिया और कल को पता लगा कि नहीं ये तो इसकी गलती थी, इसका फॉल्ट था, इसने ये चीज़ करी और हमें नहीं बताई, तो यहाँ कौन फंसेगा, कॉन्ट्रैक्टर फंसेगा। और कॉन्ट्रैक्टर के अगेन 6 से 8 महीने तक पैसे, कुछ 30% पैसे क्लाइंट के पास रहते हैं, तो उसमें से वो डिडक्ट भी हो सकते हैं। आपको बहुत सारे बेटा चैलेंजेस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, आपने हर चीज़ को फेस करना है, ठीक है, आपको अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत अच्छी रखनी है, आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि इससे क्या होगा, कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस डिले होगा। तो आपने कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस को डिले नहीं करना, अपनी डिसीजन को, आपने कॉम्प्लेक्स डिसीजन भी है लेकिन आपने उसको लेना है उसी वक्त, ठीक है, जिससे डिस्कस करना है, जिससे अप्रूवल्स लेनी है और ऑन टाइम इंस्टॉलेशन करनी है, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस वैसे ही बहुत लेंदी होता है, लेकिन अगर आपने इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अपने प्रोसेस को मज़ीद डिले किया तो आपका क्या होगा, प्रोजेक्ट जो आपको 3, 3.5 या 4 साल में कंप्लीट करना था वो 6 साल या कभी कभार 8 साल भी हो जाता है। आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे होंगे जो वादा तो करते हैं कि ठीक है हम आपको 6 साल में कब्जा दे देंगे, लेकिन 8 साल तक वो नहीं दे पाते। तो वो इन्हीं सर्कमस्टांसेस की वजह से या इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो डिले हो जाते हैं। और एक दफ़ा अगर प्रोजेक्ट डिले हो गया तो ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स का बल्कि क्लाइंट तक का नाम ख़राब हो जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ, हमारे पास जैसे साइमा वाले बिल्डर्स हैं, ठीक है, अब साइमा वाले जो हैं वो सारा काम ऑन टाइम करते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, लेकिन अगर कभी वो अपने एक प्रोजेक्ट में डिले कर देंगे या 2 प्रोजेक्ट्स में डिले कर देंगे तो क्या होगा, उनकी मार्केट वैल्यू, उनका नाम क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लोग वहाँ पे इतनी हरी कुकिंग बुकिंग्स नहीं करवाएंगे जितनी आजकल करवाते हैं। उनका प्रोजेक्ट जैसे ही माशाल्लाह से आता है 6 महीने में सारे फ्लैट्स बुक हो जाते हैं। मैं फ्लैट्स की बात कर रही हूँ, बाकी वो मार्केट्स भी बनाते हैं, ठीक है, मॉल्स भी बनाते हैं, उनका एक काफ़ी अच्छा नाम है। तो साइमा क्या है, क्लाइंट है, ठीक है, साइमा जो है वो सब कंसल्टेंट्स को हायर करता है ताकि वो उनके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे नज़र रख के उन्हें रिपोर्ट कर सकें, ठीक है, जो सब
स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट्स को हायर करता है, और हर प्रोजेक्ट के लिए अलग स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट को हायर करता है ताकि वो उनको रिपोर्ट कर सके। फिर उसके बाद एक आर्किटेक्ट की टीम होती है, एक इंजीनियर की टीम होती है, फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन की टीम आती है जो काम करती है और ऑन टाइम काम करती है और विद इन द बजट और विद इन द गुड क्वालिटी। साइमा वालों की बिल्डिंग की क्वालिटी यानी कि रेजिडेंट बिल्डिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और आपने उनके मॉल्स वगैरह तो बेटा देखे ही होंगे हर एक ने। तो इसीलिए उनका इसी वजह से नाम है कि उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से काम करती है। अगर कभी खुदा ना खास्ता वो डिले हो गया कॉन्ट्रैक्टर की वजह से, इंजीनियर्स की वजह से या किसी और वजह से, तो क्या होगा, क्लाइंट का नाम भी खराब होगा। तो क्लाइंट ने अपना नाम तो खराब नहीं करना है, इसलिए उसे हमेशा अपनी टीम को अच्छे से रखना है। हर टीम का एक अपना टास्क होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कोई किसी के बगैर कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो हर किसी का कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, और उनको हर प्रोजेक्ट में एक अलग चैलेंजेस मिलेंगे। ये नहीं कि उन्होंने एक बिल्डिंग बना दी, अब अगली बिल्डिंग बनाएंगे तो क्या पता वहाँ पे कोई वैदरिक प्रॉब्लम हो उनको, या कोई क्लाइमेटिकल चेंजेस मिल जाए सॉइल के अंदर, या उसका एक्सपोजर में कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए उनको हर दफ़ा एक यूनिक चैलेंज, सेम टीम बेशक सेम रही मगर क्या हो गया, चैलेंजेस अलग हो गए। अब जब चैलेंजेस अलग हो गए तो काम करने का तरीका अलग हो गया। तो हर प्रोजेक्ट अगले प्रोजेक्ट से अलग होता है। पहली डेफिनेशन याद करें कि ईच प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिक प्रोजेक्ट, तो इसलिए चैलेंजेस भी यूनिक होंगे। और डिसीजन मेकिंग पावर आपने हमेशा बेटा बहुत अच्छी रखनी है, हमेशा आपने बहुत अच्छी रखनी है। अब ये एक डायग्राम है, इसे आप खुद से बेटा देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें ऐसे कोई समझने वाली बात नहीं है। मैंने बस आपको बता दिया कि क्लाइंट से कंसल्टेंट पे, कंसल्टेंट से आर्किटेक्चर, से आर्किटेक्चर फिर इंजीनियर, इंजीनियर के बाद कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर के बाद सब कॉन्ट्रैक्टर। आजकल ज़्यादातर कुछ ऐसा हो रहा है बेटा कि आर्किटेक्चर और इंजीनियर्स एक साथ काम करते हैं, वो एई फर्म्स कहलाती हैं। मैंने ऐसी ही एक फर्म में 6 to 8 मंथ जॉब करी थी, जिसमें आर्किटेक्चर होता था जो मुझे प्लान बना के देता था, और एज ए इंजीनियर मैं उसको डिज़ाइन करती थी। ये आप इस चीज़ को अच्छी तरह एक दफ़ा देख लीजिएगा बेटा। एंड लेट्स मूव ऑन द असाइनमेंट टाइम। ठीक है, सो असाइनमेंट इस दफ़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, आपने सिर्फ मुझे कंस्ट्रक्शन मैनेजर की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है 8 to 10। ठीक है, और इसी तरीके से आपने मुझे क्या बताना है, प्रोजेक्ट मैनेजर की भी बतानी है। प्रोजेक्ट मैनेजर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, आपने मुझे बस ये बताना है। और आपकी डेडलाइन होगी 13 दिसंबर को मैं इसे इंशाल्लाह अपलोड करूँगी, तो आपकी डेडलाइन होगी 23 यानी कि 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर में आपने इसे कंप्लीट करना है। ठीक है, मुझे जमा कराना है थ्रू ईमेल। फैज़ ने जो है वो असाइनमेंट मैनुअली किया है। ठीक है, इट्स गुड। मैं उसे क्या कहते हैं, नहीं वो करूँगी, डिस्करेज नहीं करूँगी, क्योंकि एटलीस्ट चलो किसी एक ने तो मुझे असाइनमेंट करके अब तक दिखाया है, तो गुड। लेकिन अगर अच्छा है कि आप इसे सॉफ्ट फॉर्म में ही रखें, ताकि आपको इसे वर्ड पे ही रखें, ताकि आपको इसे करने में भी आसानी हो और इसे सेंड करने में भी आसानी हो। मेरे ईमेल आईडी पे halima@aligarh.edu.pk पे आप इसे ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको लेक्चर के हवाले से किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ये तो आज आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, आपका असाइनमेंट भी इसका बहुत छोटा सा है, तो आप कोशिश करेंगे इसे 23 तक इस इसका ये वाला असाइनमेंट जमा करा दें। और इससे पहले मैंने क्या डेट दी थी, 16 दिसंबर तक पहले वाला असाइनमेंट सबमिट करवा दें। ठीक है, ताकि मैं आपके रोल नंबर्स के आगे टिक टिक मार्क कर सकूँ। बाकी बस प्रोजेक्ट मैनेजर और कंस्ट्रक्शन मैनेजर में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में एक स्लाइटली डिफरेंस है। ठीक है, तो आपने मुझे जस्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बतानी है। ठीक है, और थोड़ा सा इनका डिफ्रेंशिएट रखिएगा, ये ना हो कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों एक ही हो जाए। अजान ब्रेक।
ओके क्लास, हमारा आज का लेक्चर ऑलमोस्ट वाइंड अप ही हो चुका है। बस मैं असाइनमेंट की थोड़ी सी डिटेल दे रही थी कि कंस्ट्रक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में स्लाइटली डिफरेंस होगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि ये ना हो कि आप दोनों एज इट इज़ सेम लिख दीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखिएगा, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे एक एक पेज के आप समझ लें इसकी 8 to 10 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चाहिए, डैट्स इट। तो ये आप जमा करा दीजिएगा बेटा हार्ड फॉर्म में, यानी कि जैसे अगर आप उसकी तरह अफेयर्स की तरह चाहें तो हैंड रिटन लिख के पिक्चर्स दे सकते हैं, मगर मेरे लिए ज़्यादा रिलायबल ये होगा कि आप मुझे सॉफ्ट फॉर्म में यानी कि MS वर्ड के ऊपर करके दे दें और मेरी ईमेल आईडी पे सबमिट करवा दीजिए, ताकि मैं इसे अपने पास नोट डाउन कर लूँ। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहाँ तक था। हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे या हमारे MS टीम पे जो भी चैट है। जैसे फैज़ ने असाइनमेंट दिया है अपना चैट के ऊपर, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं मुझसे। वहाँ पे कोई भी क्वेरी जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे बेटा डिस्कस कर लीजिएगा और मुझे फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से मुझे पता लग जाएगा। और बेटा असाइनमेंट ऑन टाइम जमा कराना है। पहला असाइनमेंट आपने 16 दिसंबर तक जमा कराना है और सेकंड असाइनमेंट आपने 23 दिसंबर तक सबमिट करवाना है। सो मेक श्योर कि योर असाइनमेंट शुड बी ऑन टाइम एट द टाइम ऑफ सेशनल फाइनलाइजेशन। मैं आपके असाइनमेंट्स ही देखूँगी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।